हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे कॉलेज के रिव्यू में जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। अगर आपने इंटरनेट में ढूंढा है या किसी से एग्रीकल्चर के बारे में सुना है, एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में सुना है, तो आपने इस कॉलेज का नाम ज़रूर सुना होगा। ये मेरी गारंटी है। अगले 10 से 15 मिनट में जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का पूरा एक ओवर आइडिया आपके दिमाग में चल रहा होगा। क्या क्या हम बात करने वाले हैं उसके बारे में एक ओवर आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे रैंकिंग एंड स्टेटस की। क्या स्टेटस है इस यूनिवर्सिटी का ऑल इंडिया के अंदर, एक्टिविटी कैसी है, कैसे आपको पहुंचना है, कैसे जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपको एडमिशन कैसे लेना है। चाहे आप उत्तराखंड डोमिसाइल के हो या ऑल इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो, आपको एडमिशन कैसे लेना है, यूजी पीजी पीएचडी कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जाता है, आपको कितना एक एवरेज स्कोर करना चाहिए जिससे हमें ये यूनिवर्सिटी मिल जाए, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है, यहाँ पे स्पोर्ट्स कैसा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, कल्चरल फेस्ट कौन कौन से हैं, आपका हॉस्टल कैसा है, कितने हॉस्टल हैं, हॉस्टल में खाना कैसा है, मैस कैसी है, मैस में कितने टाइम का खाना मिलता है, खाना कैसा मिलता है, यहाँ पे ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है। प्लेसमेंट का एक ओवर आइडिया मैं आपको दूंगा कि कितना एवरेज प्लेसमेंट जाता है, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर का हो, चाहे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का हो या एमएससी एग्रीकल्चर का हो। इन सभी का प्लेसमेंट स्टैट मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी होने वाला है जो लास्ट वीडियो में मैंने मिस कर दिया था। जैसे यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा, रावे आपको कहाँ पे भेजा जाएगा और रावे कितने पार्ट में कहाँ कहाँ पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट रिसर्च फील्ड कितना दूर है, कैसा है, आपको क्या करना पड़ता है एक ओवरऑल, और आपको टाइमिंग मिलती है या नहीं मिलती है। क्लास के टाइमिंग की बात करेंगे, गर्ल्स हॉस्टल के डिस्टेंस की बात करेंगे। नहीं, गर्ल्स हॉस्टल के डिस्टेंस की इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, इस बार बॉयज़ हॉस्टल के डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल में सिंगल रूम मिलता है या बॉयज़ हॉस्टल में सिंगल रूम मिलता है। फिर लास्ट में हम बात करेंगे पंतनगर के आसपास की कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप घूमने वाले हो अगर आपने वहाँ पे एडमिशन लिया। ये वीडियो जितना ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए, उतना ही एक फ्लैशबैक मेमोरी भी है जितने स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं या पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, एंजॉय करिएगा। लास्ट में हम देख रहे होंगे पंतनगर के आसपास की कौन सी टपरी हैं, कहाँ पे जगह हैं जहाँ पे अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हो। उसके बाद अगर आपको प्रेम पंछी मिल जाते तो उनके साथ आप कहाँ पे घूम सकते हो, कौन कौन सी जगह हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तराखंड में कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो और अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए और क्यों ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। लास्ट में होगा मेरा ओपिनियन और कैंपस टूर आप देख रहे होंगे पूरा एंड में, तो एंड में कैंपस टूर देख लेना। तो इमेजिन करिएगा आप कि हम उत्तराखंड के अंदर घूम रहे हैं। तो ये है कृषि महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ के अगर वाइस चांसलर की बात करें तो डॉक्टर तेज प्रताप यहाँ के रिसेंटली वाइस चांसलर बने हैं। 2019 के अंदर जो एक रैंक लिस्ट निकाली गई थी यूनिवर्सिटीज़ की 2018 के लिए, उस रैंक लिस्ट में जीबी पंत यूनिवर्सिटी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी। जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ थी उन सब में ये नंबर 1 थी। और थर्ड रैंक थी इसकी आईसीआर इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। इससे ऊपर केवल 2 इंस्टीट्यूट थे, एक है आईआरआई और एक है एनडीआरआई। 2019 की एनआईआरएफ रैंकिंग में यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी कैटेगरी में रैंकिंग थी 34, ओवरऑल कैटेगरी में रैंकिंग थी 52। अगर हम बात करें टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की तो एशिया की 350 सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम गिना उन्होंने। यूनिवर्सिटी का कैंपस पंतनगर में कितना फैला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो 1200 एकड़ में फैला हुआ है। 1200 एकड़ मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। 51.24 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब जो एरिया निकलेगा ना वो 50 किलोमीटर स्क्वायर का निकलेगा, सिर्फ 50 किलोमीटर का नहीं निकलेगा। मतलब आप देखो कितनी ज़्यादा जो जगह है वो पंतनगर की यूनिवर्सिटी ने घेर रखी है। पंतनगर का ये एरिया इस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी बनाता है। उसके पहले 2002 में और भी ज़्यादा इनका एरिया था, लेकिन फिर स्टेट गवर्नमेंट ने और इनकी स्टेट अथॉरिटी है उन्होंने इसको ओन कर लिया। उसके पहले इनके पास 1600 एकड़ का ज़मीन हुआ करता था, करीब 65 स्क्वायर किलोमीटर्स का, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया है, ठीक है। इतना ज़्यादा एरिया मतलब आप 4 साल में पूरा कैंपस एक्सप्लोर ना कर पाओ अगर आप पैदल चलना चाहो तो। उसके बाद 1997 में बेस्ट यूनिवर्सिटी अमंग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया इसको डिक्लेयर किया गया था। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो पंतनगर में है। पंतनगर एक टाउन है जो कि डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर उत्तराखंड के अंदर आता है, स्टेट उत्तराखंड में, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ तो अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं। इतनी अचीवमेंट्स हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिस्ट करने लग जाऊँ तो ये पीडीएफ छोटा पड़ जाएगा और ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ मेजर हाइलाइट्स लिखे हैं। जैसे एक ब्रांड वैल्यू है यूनिवर्सिटी की क्वालिटी एजुकेशन के लिए, मतलब क्वालिटी एजुकेशन कहीं मिल सकता है एक अच्छी जगह पे
तो वो है जीबी पंत यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशन है, आर्टिकल्स हैं, यहाँ के जो एकेडमिक स्टाफ हैं, यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं, करीब 483 यहाँ से पब्लिश हो चुके हैं। नाहिब प्रोजेक्ट का भरपूर पैसा यहाँ पे यूज किया गया है। पिछले 1 साल में नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट खूब पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। उसका असर दिखता है यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वेबिनार हो, चाहे सेमिनार्स हो, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जितने भी अदर कोर्सेज हैं, और उन सभी में ये पैसा दिखता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लोकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंतनगर है बीच में, और इधर है लाल कुआं, इधर है रुद्रपुर और इधर है किच्छा। बिलासपुर थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। बाकी मैं आपको आगे एक ओवर आइडिया और भी देने वाला हूँ। आगे हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो मोड ऑफ एडमिशन बहुत सिंपल है। जितने भी उत्तराखंड के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं। सिंपल सी बात है, जैसे हर यूनिवर्सिटी में सीटें ज़्यादा होती हैं। 85% यूजी के लिए और पीजी के लिए 75% फॉर उत्तराखंड डोमिसाइल ओनली। बाकी यूजी के लिए जितने भी अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं आईसीआर से जा सकते हैं 15% की सीटों में, और पीजी के लिए यहाँ पे 25% सीटों में जा सकते हैं आईसीआर के स्टूडेंट्स जितने भी हैं ऑल इंडिया के अंदर, सभी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं फिर उसके बाद स्कॉलरशिप के बारे में, कौन कौन से स्कॉलरशिप यहाँ पे आप जाके ले सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी एक बहुत ज़्यादा मेजर इशू हो जाता है। अगर आपको वहाँ पे पहुँचना है और आपका वहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है तो एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक कंडीशन हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि हम कैसे जाएं, कौन सा रेलवे स्टेशन पास वाला है, किस रेलवे स्टेशन से हमें कहाँ से ट्रेन मिल सकती है, क्योंकि गूगल पे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल रहता है लेकिन एक सही डायरेक्शन नहीं रहता उसमें। तो कनेक्टिविटी हम देखिए तो यहाँ पे नियर बाई टाउन जो मैंने आपको बताए थे, रुद्रपुर 16 किलोमीटर है और हल्द्वानी 25 किलोमीटर है और किच्चा 13 किलोमीटर है, और जो नैनीताल है वो उत्तराखंड के अंदर 65 किलोमीटर्स है। तो नियर बाई टाउन्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, तो ये जहाँ पे हमने देखा था, और यहाँ पे आप देखोगे आप और कहाँ से जा सकते हो। तो न्यू दिल्ली से आप देखोगे डिस्टेंस एक 250 किलोमीटर पड़ेगी, और आप बरेली से भी यहाँ पे जा सकते हो। ट्रेन सबसे अच्छा साधन होता है कहीं पे भी पहुँचने के लिए। तो चाहे आप न्यू दिल्ली से जाओ या बरेली से जाओ, किसी भी रूट से जाओ, आपको उतरना कहाँ है, लाल कुआं में उतरना है। आप वहाँ से जा सकते हो सीधा यूनिवर्सिटी। ट्रेन कौन सी ले सकते हो आप, न्यू दिल्ली से आप सीधा रानीखेत एक्सप्रेस लोगे। मॉर्निंग की 6 बजे की ट्रेन होती है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो पीडीएफ में। तो 18 मिनट आपका करीब पड़ेगा लाल कुआं से आपका पंतनगर यूनिवर्सिटी, 9.4 किलोमीटर्स। आपको आराम से वहाँ से प्राइवेट कोई ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। साउथ इंडिया से हैं तो बाई एयर आपके लिए सबसे सही रहेगा। आप दिल्ली में उतरिए और वहाँ से कैब ले लीजिए या कोई बस ले लीजिए या कोई ट्रेन ले लीजिए, और सीधा रुद्रप्रयाग या आसपास का जो भी स्टेशन मिलता है लाल कुआं, वहाँ पे उतर के आप पंतनगर पहुँच सकते हैं। किसी भी तरीके से जाओ आप, आपको फाइनली रुद्रपुर, हल्द्वानी या किच्चा आपको पहुँचना होता है। नैनीताल थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो नैनीताल से पहले उतर जाना। ये मत बोलना कि नैनीताल जाना है हमें। यहाँ पे हम देखें तो पंतनगर करीब 250 किलोमीटर है दिल्ली से, 360 किलोमीटर है लखनऊ से, और 90 किलोमीटर है मुरादाबाद से, 75 किलोमीटर है बरेली से, और 65 किलोमीटर्स है नैनीताल से। तो लखनऊ तक भी जितनी भी ट्रेन्स आती हैं, यहाँ यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लखनऊ तक आके यहाँ से ट्रेन या बस कर सकते हैं और आगे तक भी जा सकते हैं। चाहे वो बरेली तक भी जा सकते हैं और बरेली से भी बस ले सकते हैं। फोटोज़ देख रहे हैं, ये कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के एलुमनाइज हैं, एग्रीकल्चर के नहीं है, ये कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं। और यहाँ पे एलुमनाई मीट होता रहता है। जो पुराने एलुमनाइज हैं यहाँ पे आते रहते हैं और मीट करते रहते हैं, और काफ़ी उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और नए स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिल जाती है। जितने भी एलुमनाई एसोसिएशन है तो आपको फेसबुक ग्रुप्स में मिल जाएंगे। तो आपके एक मैसेज से आपका मैसेज कहीं पे भी पहुंच सकता है और आपको अर्जेंट हेल्प मिल जाती है एलुमनाई एसोसिएशन से। बाकी अभी आईसीआर का एक नया एलुमनाई पोर्टल आ गया है, तो वहाँ पे भी आप कनेक्ट रह सकते हो सभी एलुमनाई से और सभी स्टूडेंट्स से। कॉलेज लाइफ में एक तो आपके बैचमेट हो गए, और दूसरे अगर आपके सबसे जो करीबी रहते हैं वो आपके सीनियर्स रहते हैं। वहाँ पे आपके जो गार्जियन जिसे हम बोल लें, या आपके केयर जो आपकी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, वो आपके सीनियर्स ही होते हैं। चाहे आपको स्टडीज़ से रिलेटेड हेल्प हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या आपके कोई आपके लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गई, आप दुखी चल रहे हो, आपका ब्रेकअप हो गया है, और जो भी चीज़ें हैं तो उनसे भी आप हेल्प मिलती है आपको। आपके बैचमेट से तो बाकी है ही, कमीने दोस्त होता है। एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे जो आपकी फ़ीस लग रही है, पहली तो ये 4,250, फिर उसके बाद 3,274, फिर उसके बाद 19,266। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपकी जो टोटल फीस हो जाएगी एजुकेशनल फ़ीस एक्सक्लूडिंग आपकी हॉस्टल, तो ये हो जाएगी 26,790 रुपये।
बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बीएफएससी के लिए और बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए कितनी 26,790 रुपये ये हो जाएगी। यहाँ पे जो फीस भरनी पड़ती है आपको 3 टाइप से भरनी पड़ेगी। एक तो आपका एडमिशन के टाइम केवल एक बार लगेगी 4 साल में। एनुअल फीस आपकी जो है यहाँ पे आप सेकेंड वाली कैटेगरी में देख सकते हैं, वो 4 साल में 4 बार लगेगी। और जो सेमेस्टर वाली फ़ीस है, सेमेस्टर वाली आपकी फ़ीस 4 साल में 8 बार लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेमेस्टर फीस देख सकते हैं। तो जो 19,266 रुपये है आपको 8 बार पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एनुअल फीस 3,274, ये आपको 4 बार पे करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर जो आप एडमिशन फ़ीस यहाँ पे देख रहे हैं 4,250, वो केवल आपको 4 साल में एक बार एडमिशन के टाइम पे करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम ओवरऑल फ़ीस की बात करें, अगर हम एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कितना पैसा हमारी जेब में होना चाहिए, ये फ़ीस यहाँ पे कितनी है 26,790 रुपये बीएससी एग्रीकल्चर, बीएफएससी और बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए। बात करें मास्टर्स में तो 31,026 रुपीज़ मास्टर्स में होना चाहिए। और जो फूड के चार्जेस हैं आपके, फूड के चार्जेस आपसे पहले ही जमा करवा लिए जाते हैं साल भर के। तो 20,000 ईच सेमेस्टर आपको पहले ही जमा करने होते हैं, पहले जमा कर लो। फिर मैं आगे आपको बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ में जो ओवरऑल रैंकिंग है आपकी, कितनी आपकी रैंकिंग रहनी चाहिए तब आपको लास्ट राउंड तक में मिल सकता है। तो 200 से 220 एक रैंकिंग होती है जहाँ पे हमें लास्ट तक मिल सकता है, लास्ट वाली काउंसलिंग तक। जो आपका एक सेफ स्कोर, जिसे मानो आप सेफ स्कोर आपका 450 से 500। अगर एग्जामिनेशन थोड़ा सा हार्ड है तो आप इसको 450 की रेंज में 450 460 तक मान सकते हो। जितने भी स्टूडेंट्स SC ST फिजिकली चैलेंज या UPS कैटेगरी से हैं, अगर वहाँ पे लास्ट राउंड तक सीट खाली रहती है तो आपको मिलने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है सीटें खाली रह जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देना है अपनी चॉइस लिस्ट में, जिससे अगर आपके नंबर हुए उस रेंज में, आपसे ज़्यादा नंबर किसी का नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बस सीटें खाली रहनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि 2017 और 18 में आराम से मिला है, जिसकी रैंक कैटेगरी में 600 भी थी तो लास्ट राउंड में जाके उसको मिल गया है। अब ऐसा नहीं है कि सब को एक लाइन से मिला है जीबी पंत, ऐसा नहीं है। पहले सबकी काउंसलिंग हो गई थी, फिर उसमें सीट खाली रह गई, इसलिए ये यहाँ तक रैंक पे मिला है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स पॉपुलर हैं, आप अपने आसपास देखते हो, सभी स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स मीट्स में भी यहाँ पे काफ़ी दबदबा रहता है इस यूनिवर्सिटी का, और नेशनल लेवल पे भी यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं यहाँ के, वो जाते हैं। ठीक है, कॉलेज फेस्ट की अगर हम बात करें तो जो मेजर रोल आता है यहाँ पे प्रोफेशनल सोसाइटीज़ का, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाते हैं। 20 से ज़्यादा सोसाइटीज़ आपको मिल जाएंगी जिस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अलग अलग वहाँ पे जाने के बाद। जो आपके लिए ट्रेनिंग कोर्सेज चलाते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन चलाते रहते हैं, आपको वो फ्रेशर्स भी देते हैं, फ्रेशर्स पार्टी भी देते हैं। फन फेयर की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं इसको खुद ही, दिसंबर जनवरी में होता है। स्टूडेंट्स अलग अलग स्टॉल लगाते हैं और उसमें जो स्पॉन्सरशिप है वो इकट्ठा करते हैं अलग अलग जगहों से। आगे हम बात करें यहाँ पे एनुअल फेस्ट की, तो एनुअल फेस्ट यहाँ पे एग्री नाइट या एग्रो वीक होता है। करीब 7 दिन का ये आपका प्रोग्राम होता है पूरा। अगर आपके बैच में स्ट्रेंथ है तो पूरा 1 हफ्ते तक आराम से इसको निकाल सकते हो, और काफ़ी इंजॉइंग होता है, काफ़ी सही एनुअल फेस्ट होता है। इतना बड़े लेवल पे नहीं होता, लेकिन एक कॉलेज लेवल पे काफ़ी इंजॉइंग मूवमेंट होता है आपके सीनियर्स के साथ और आपके बैचमेट्स के साथ। उसके अलावा यहाँ पे किसान मेला यहाँ का फेमस मेला है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फ्रेशर पार्टी की बात करें तो आप फ्रेशर पार्टी आपकी 2 टाइप की होती है, एक ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल। ऑफिशियल एक कॉलेज की तरफ से रहती है और अनऑफिशियल आपके सेकेंड ईयर के सीनियर्स देते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया इंटर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ यूथ फेस्टिवल तो है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है जो दोस्त, वो बहुत शानदार होता है वहाँ का फेस्ट, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है ना आपके पास में है, तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। और एंजॉय करने की इतनी ज़्यादा वहाँ पे आपको मौके मिलेंगे ना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में, बहुत ज़्यादा। और वहाँ का जो कॉलेज फेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी वाले फेस्ट में, वो काफ़ी सही होता है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क की, तो इसको मैंने इंक्लूड किया है। लास्ट जो एपिसोड था उसमें मैंने ये चीज़ें मिस कर दी थी। तो 3rd ईयर में जो आपका प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन होता है, उसमें करीब 8 से 10 का ग्रुप बनाया जाता है, बॉयज़ और गर्ल्स का। तो ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स का यहाँ पे ग्रुप नहीं बनता है। तो क्रॉप रिसर्च फील्ड आपका करीब, ये जो आप फसल अनुसंधान केंद्र देख रहे हैं, जो आपका प्रैक्टिकल फील्ड है, ये करीब 1 किलोमीटर आप मान सकते हो दूर है आपके कॉलेज से।
गर्ल्स हॉस्टल से थोड़ा सा पास है और करीब 200-300 मीटर आप मान लो, और बॉयज़ हॉस्टल से थोड़ा सा दूर है बट 1 किलोमीटर के अंदर ही है। यहाँ पे आपके रेगुलर प्रैक्टिकल्स होते हैं। और जो रावे का सीन है, रावे आपका होता है 7th सेमेस्टर में, जहाँ पे आपको 3 स्टेप होते हैं रावे में, प्लांट क्लिनिक, विलेज अटैचमेंट और इंडस्ट्रियल विजिट। प्लांट क्लिनिक तो आपका यूनिवर्सिटी में ही हो जाता है सारी चीज़ें, और जो विलेज अटैचमेंट है और फील्ड विजिट है उसके लिए कभी कभी विलेज अटैचमेंट में आपको नैनीताल भेज दिया जाता है। ये भी चीज़ें आपको दी रहती हैं इंडस्ट्रियल विजिट से रिलेटेड, उसको कंप्लीट करना होता है, चाहे इंडस्ट्री की स्टडी करना हो या उसमें काम करना हो। बाद में आपको सारी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है रावे की। ये हो गया 7th सेमेस्टर में ये काम आपको करने पड़ते हैं। लैब की अगर हम बात करें तो उतना सेटिस्फैक्टरी आपको नहीं मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि थोड़ा सा पुराना है, और जो सॉइल साइंस की यहाँ पे लेबोरेटरी है वहाँ पे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे पैसा काफ़ी लगाया जा रहा है, तो ये बहुत ही जल्द आपको इम्प्रूवमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। इंटर्नशिप की बात करें तो कहाँ कहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिलती है, तो कंपनीज़ लाइक पार्ले, अमूल आपको इंटर्नशिप यहाँ पे ऑफ़र करते हैं। इंटर्नशिप का मतलब आपको पैसा दिया जाता है और आपको एज अ इंटर्न वहाँ पे रखा जाता है कंपनी में, तो उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। आगे हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो प्लेसमेंट को मैंने काफ़ी डाइवर्सिफाइड रखा है, बीएससी एग्रीकल्चर का अलग और दूसरे ब्रांचेस का अलग। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट डिपेंड करता है मेजर सब्जेक्ट्स में, एमएससी के अंदर कौन सी ब्रांच है आपकी वो मैटर करती है। उसके बाद अगर एबीएम है, एमबीए है, तो आप 100% प्लेसमेंट तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी प्लेसमेंट एवरेज है कॉलेज का। एवरेज का मतलब क्या होता है, 30 से 40% एवरेज प्लेसमेंट जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में तो सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो जाते नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर पेमेंट कम हुई प्लेसमेंट में, अगर आपकी 30 या इससे कम हुई, तो वो जाते नहीं है, वो प्लेसमेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए कंपनीज थोड़ा एमएससी एग्रीकल्चर वालों को प्रेफर करती हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के अंदर। तो अगर मैं एक ओवर आइडिया दूँ आपको, तो एक बैच में आपके 140-150 तक स्टूडेंट्स होते हैं। तो 10 से 20 स्टूडेंट्स आपके एमबीए एबीएम करते हैं, 40 से 45 स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए जाते हैं, और 10 से 15 स्टूडेंट्स आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं। बाकी आपके प्लेसमेंट हो गए और बाकी अदर चीज़ें, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह करना होगा तो वो जाती हैं। कि ओवर आइडिया आपको मिल गया। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम लिख रखा है, जिसका मतलब होता है कि पंतनगर की यूनिवर्सिटी और किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक कोलैबोरेशन रहता है, वो अपने स्टूडेंट्स एक्सचेंज करते हैं। 10 से 12 स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर के बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेजते हैं 3 से 4 महीने के लिए। वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सीखते हैं सारी चीज़ें, और वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, आपके जो सीवी है उसमें एक इम्पैक्ट अच्छा हो जाता है। अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, तो जो लोवेस्ट सैलरी पैकेज ऑफर होता है कैंपस प्लेसमेंट में वो है 3 लाख पर एनम, और जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज यहाँ पे आपको ऑफर होता है वो करीब 6 लाख पर एनम है। यहाँ पे अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, जो आपको लोवेस्ट सैलरी पैकेज ऑफर होता है वो होता है 3 लाख पर एनम का, और जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज होता है 6 लाख पर एनम का। बाकी 30 से 40% स्टूडेंट्स का हर साल इतने के करीब में प्लेसमेंट हो जाता है। बाकी ये हर साल थोड़ा सा वेरी करता है, किसी बैच में ज़्यादा कंपनीज आ जाती हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, कभी कभी कम आती हैं तो कम स्टूडेंट्स प्लेस हो पाते हैं। बट एक अगर अच्छा प्लेसमेंट आया तो 8 से 9 लाख तक भी जा सकता है यहाँ का प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ टॉप रिक्रूटर्स लिख रखे हैं जिनमें आपका प्लेसमेंट होता है, जैसे कि प्रधान सीड्स हो गया, भारत इंसेक्टिसाइड लिमिटेड हो गया, जुआरी एग्रोकेमिकल्स हो गया, नाबार्ड हो गया, बाद इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स, उत्तर फूड एंड फीड्स जिसका लोगो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिग बास्केट हो गया। बिग बास्केट एक बड़ा ब्रांड है, यहाँ पे प्लेसमेंट थोड़ी बहुत उसकी भी होती हैं, बिग बास्केट की भी। और मेनी एनजीओज हैं जैसे लिविका हो गया, उड़ान हो गया, तो ये सारे प्लेसमेंट्स देते हैं, प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं हर साल। क्या होता है किसी किसी बैच में, जैसे मैंने बताया, ज़्यादा रिक्रूटर्स आ जाते हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं, कम रिक्रूटर्स आते हैं तो कम स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। तो ये आप इतना मत मान के चलो कि 55-65% स्टूडेंट्स प्लेस हो ही जाते हैं। बट एक एवरेज पैकेज में बात करूँ तो आपका हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 6.5 लाख, लोवेस्ट पैकेज 3 लाख, और एवरेज पैकेज लगता है आपका 4.5 लाख का, 4.5 लाख पर एनम। टॉप रिक्रूटर्स जो यहाँ पे आपके हैं वो ट्रैक्टर बनाने वाले जैसे जॉन डीयर हो गया, महिंद्रा हो गया, स्कॉट्स हो गया, CNH इंडस्ट्रियल हो गया, और जैन इरिगेशन अच्छा पॉपुलर ब्रांड है, तो इरिगेशन की पाइप्स और इरिगेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बनाते हैं। तो इसमें टॉप रिक्रूटर्स ये हैं।
बाकी फिशरीज साइंस की अगर हम बात करें तो फिशरीज साइंस में भी जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज हैं जो फिशरीज स्टूडेंट्स को भी अलाउ करती हैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठने के लिए, यहाँ पे भी उनका प्लेसमेंट होता है। जो प्लेसमेंट होता है मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज में भी होता है, अबाउट 20% तक आप मान सकते हो। बाकी 5 से 8 लाख इनको भी ऑफर होता है। प्लेसमेंट में सेलेक्ट होना वो भी बहुत सारे स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बाद आपकी सैलरी जैसे बढ़नी चाहिए वो भी आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। कंपनी की नीड है, अगर आप उसमें फिट होते हो तो आपका प्लेसमेंट होता है और अच्छे पैकेज पे होता है। अगर आप अपने बैच के अच्छे स्टूडेंट्स में हो तो आपका प्लेसमेंट आराम से होता है। टीचिंग फैकल्टी की बात करें तो प्रोफेसर्स जो यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट आपको मिलेंगे, और जो आपके क्लासरूम्स हैं वो स्मार्ट क्लासरूम बन गए हैं। पहले पुराने क्लासरूम्स थे, लेकिन अभी पैसा काफ़ी इन्वेस्ट हुआ है तो काफ़ी अच्छे क्लासरूम्स आपके बन गए हैं। तो यहाँ पे आप प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो अगर आप एग्रीकल्चर की बात करोगे ना दोस्त, तो एग्रीकल्चर में आपको 110 प्रोफेसर्स मिल जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर्स देखोगे 27 प्रोफेसर्स मिल जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर्स देखोगे तो 47 प्रोफेसर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सही नंबर है इनका प्रोफेसर्स का। और यहाँ पे अगर हम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पे फोकस करें तो बैचलर्स में करीब 154 स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मास्टर्स में 104 और पीएचडी में 69 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे फिशरी साइंस में भी आप देख सकते हो, उसके बाद वेटनरी साइंस में भी है, एग्री बिजनेस में भी है, होम साइंस में भी। बाकी सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे लगा के रखी हैं, जैसे कॉलेज ऑफ फिशरीज़ हो गया, कॉलेज ऑफ होम साइंस हो गया, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस हो गया, उसके बाद हो गया कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप से। स्कॉलरशिप बहुत सारी मिलती है आपको। पहले तो आईसीआर की जितनी स्कॉलरशिप्स है वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यूजी की अगर हम बात करें तो यूजी में आपको 3000 की स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद एमएससी के डिफरेंट कोर्सेज में और अलग अलग ईयर में टोटल बेनिफिशरीज आपको जेआरएफ के 103 मिल जाएंगे इसके करीब। मतलब जितने स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिल रहा है, कितने स्टूडेंट्स को एनटीएस मिल रहा है, और सीनियर रिसर्च फेलोशिप कितने स्टूडेंट्स को मिल रहा है, उसका एक डाटा है जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट नहीं हुए इतने स्टूडेंट्स, यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिल रही है। सेलेक्ट होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर यहाँ पे कम होता है। क्यों कम होता है वो मैं आपको नेगेटिव पॉइंट जब इस यूनिवर्सिटी का बताऊँगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलती हैं आईसीआर के स्टूडेंट्स के अलावा, क्योंकि आईसीआर स्टूडेंट्स केवल आईसीआर की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आईसीआर की स्कॉलरशिप्स के अलावा कुछ और स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि उत्तराखंड के स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हुई, सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, और उसके बाद यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप हुई जो कि टॉप 3 स्टूडेंट्स को मिलती है ईच डिग्री प्रोग्राम में 800 रुपये पर मंथ। उसके बाद जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो एक इंटरनेशनल फेलोशिप जिसमें 40,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट होते हैं तो 40,000 पर मंथ उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और स्कॉलरशिप के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा, उसको आप देख लीजिएगा। ये स्कॉलरशिप पर मंथ में है। जेआरएफ क्या होता है, एनटीएस क्या होता है, इन सभी के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। आगे हम बात कर लेते हैं हॉस्टल्स के बारे में। हॉस्टल्स यहाँ पे थोड़े से पुराने हैं बट मैनेज्ड हैं। फर्स्ट ईयर में आपको शेयर्ड रूम मिलता है, मतलब आपको अपने दोस्त के साथ रहना पड़ता है, दोस्त ही बोलेंगे, आपका वो सेपरेट होता है। फर्स्ट ईयर में हॉस्टल आपका सेपरेट होता है जिससे आपकी रैगिंग वैगिंग ना हो पाए। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स जब तक पीएचडी तक नहीं पहुंच जाती तब तो उनको सेपरेट रूम नहीं दिया जाता है, उनको शेयर्ड रूम में ही रखा जाता है। मतलब आपके साथ आपकी फ्रेंड भी रहने वाली है गर्ल्स। कुछ भवनों की फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके हॉस्टल्स हैं। और ये जो फ़ोटो है ना, ये थोड़ा सा गंदा फ़ोटो है। गंदा फ़ोटो मतलब ऐसे हॉस्टल नहीं होते, मैनेजमेंट के ऊपर है। आप अगर झाड़ू भी नहीं लगाओगे, सफाई भी नहीं करोगे हॉस्टल में, तो इससे भी गंदा हो सकता है। बट ये है कि आपका कवर्ड रहता है सामने, ये जो कवर्ड है ना ये आपका अटैच रहता है, उसमें आप अपना सामान रख सकते हो। आपको टेबल, कुर्सी, बेड वेड सब कुछ मिलता है। अच्छा हॉस्टल आपको रहता है। एक एवरेज देखोगे ना तो एवरेज से अच्छा हॉस्टल मिलेगा। मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स के खाने की हम बात करें, ये वाला जो फ़ोटो है ये कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का फ़ोटो है। बाकी आपको अपने हॉस्टल में ही मैथ्स मिल जाएगी। बाकी जो आपकी मैथ्स की फ़ीस है वो करीब होगी 20,000 पर सेमेस्टर। जैसे मैंने पहले बता दिया, 4 टाइम आपको यहाँ पे खाना मिलता है, बहुत सही है। मॉर्निंग में आपको नाश्ता मिलता है आलू पराठा, जो काफ़ी लोग मिस करते हैं बाद में यहाँ पे जाने के बाद। आफ्टरनून में आपको लंच मिलता है, शाम को आपको स्नैक्स मिलता है, रात में आपको डिनर मिलता है। करीब आप देखेंगे तो 95 रुपये के करीब आपका एक दिन का चार्जेस यहाँ पे लगेगा। बट आपको 20,000 यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है, चाहे आप मैथ सिक्योरिटी मान लीजिए, चाहे आप अपने पूरे सेमेस्टर का खाना मान लीजिए। कुछ बचता है इसमें से तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसा। खाने की हम बात करें तो खाना यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं उनको सेम ही चीज़ मिलेगी घर पे और वहाँ पे भी, तो उनको उतना अच्छा हो सकता है ना लगे।
पल्सेस ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर्ड होती हैं। यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ हॉस्टल्स के नाम देख सकते हैं। ये सारे हॉस्टल्स एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। यहाँ पे ये वेटनरी वाले और टेक्नोलॉजी वाले जो कॉलेजेस हैं उनके भी हॉस्टल्स यहाँ पे हैं बहुत सारे, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर के, वेटनरी के और मास्टर्स के हैं, तो उनको यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स कितनी है और रूम इनटेक कितना है हॉस्टल में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आगे हम बात कर लेते हैं नियर बाई प्लेसेस के बारे में। तो दोस्त, हमने पहले बात करी थी, मैंने आपको एरिया बताया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एरिया ज़्यादा है और जब यूनिवर्सिटी का एरिया ज़्यादा होता है तो उसके आसपास मॉल और शॉपिंग मॉल और मार्केट की कमी होती है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये अगर हम यहाँ पे जूम करेंगे तो ये आपका जो एक ओवरऑल मैप दिख रहा होगा, तो आपको सेमी सर्कल में दिख रहा होगा। आपकी सेमी सर्कल में ये यूनिवर्सिटी है। सेम इसी तरह स्ट्रक्चर आपको BHU में भी मिलेगा। BHU में भी ऐसे ही सेमी सर्कल वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। एक के सामने रोड जा रही है, उसके आसपास जितने भी रोड हैं उसमें आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे अलग अलग। तो यहाँ पे ये जो शिवाजी पार्क आप देख रहे हो, इसके पास ये छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, ये टपरी हैं। जो स्टूडेंट्स की टपरी होती है ना कॉलेजेस में, वो टपरी है। यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, बट जो एक पास वाली फैसिलिटी है आपको ये मिलेगी। ये बर्गर किंग, आपको कैंपस में एक स्टोर है बर्गर किंग वाला, तो वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हॉस्टल की फ्री डिलीवरी भी मिल जाएगी। ये कोल्ड कॉफ़ी, चॉकलेट शेक, जो भी सिस्टम है सब कुछ देख लेना, इनके नंबर ले लेना, इनके नंबर भी यहाँ पे लिखे होंगे और मंगवा लेना अपने हॉस्टल में सीधे। और ये फर्टियल रेस्टोरेंट आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाएगा, तो आप ढूंढ लेना इसको भी जहाँ कहीं भी होगा। आप देख रहे हैं ना बिग बाज़ार और ये KFC, ये भी आपको कैंपस से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मान लो आपको दोस्तों के साथ अपने मूवी देखने जाना है, दोस्त भी हो सकते हैं और कुछ कन्याएँ भी हो सकती हैं, तो कन्याओं के लिए और दोस्तों के लिए अगर आपको मूवी देखने जाना है तो आपको रुद्रपुर जाना पड़ेगा। रुद्रपुर की डिस्टेंस आप बैक पीछे वीडियो में जाके देख लोगे, डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। तो वहाँ पे आपको कपल वाले ऐसे मिल जाएंगे रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे आप कपल्स के साथ जा सकते हैं, अपने चहेते कपल्स के साथ। और मूवी सिनेमा भी मिल जाएंगे। सिनेमा आपको यहाँ पे 3 सिनेमास मैंने बता के रखे हैं, तो आप देख लेना। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मतलब सभी के लिए एक कॉमन लाइब्रेरी है, जहाँ पे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कहीं पे भी नहीं है, वो यहाँ पे है। आपको करीब 3-4 लाख यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स तो क्या ही है, मतलब सब कुछ ही है यहाँ पे, ऐसा मान के चलो। बाकी और 47+ लैब्स आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल जो लेबोरेटरीज़ होती हैं फैसिलिटीज़ की अगर हम देखें, जो आपके डिपार्टमेंट वाइज आप उसको बोल सकते हो। वाईफाई कैंपस में तो आपको मिल जाएगा, बट अगर हॉस्टल की बात करेंगे तो हॉस्टल में 10 से 12 स्टूडेंट्स को एक ग्रुप बना के उसका जो आता है वो सिस्टम डिवाइस आता है, उसको आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो आप उसको आराम से परचेज़ करके वाईफाई की सुविधा को ले सकते हैं, ठीक है। बाकी वाईफाई आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे आपको अगर बेस्ट एक्सप्लोर करना है एग्रीकल्चरल एजुकेशन में, तो यहाँ से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बेस्ट टीचिंग फैकल्टीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। पढ़ाने वाले जो आपको पढ़ाने वाले होंगे वो बेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। जो आपके MSc में भी सीनियर्स होंगे और PhD में भी सीनियर्स होंगे, वो टॉप रैंकर्स होंगे। मतलब इंडिया के अंदर वो टॉप 10, टॉप 20 के ही रैंकर्स होंगे जो वहाँ पे पढ़ रहे होंगे MSc के अंदर भी। तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलता है। उनकी गाइडेंस अगर आपको लेना है फ्यूचर में, वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो उनको देख के, तो ये सारी चीज़ें आपको जब ग्राउंड लेवल पे समझते हो तो आपको और अच्छे से गाइडेंस मिलती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारी, मतलब इतनी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे। सोसाइटी 20+ सोसाइटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, आपका कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, चाहे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे मिलता रहता है। जितने भी नेचर लवर स्टूडेंट हैं, नेचर का ऐसा है कि जो पंतनगर है वो प्लेन पे है। प्लेन मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा पहाड़ी नहीं मिलेगी इस एरिया में। अगर आप उत्तराखंड में सोच रहे हो, उत्तराखंड में सारी जगह पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे इतनी आपको पहाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। बट आप अगर ऊपर जाओगे थोड़े से, जैसे नैनीताल वगैरह हो गया, तो वहाँ पे आपको अच्छी जगह मिल जाएगी घूमने की, तो आप जा सकते हो आराम से उधर साइड। ऐसा है कि लाइब्रेरी तो यहाँ पे बहुत बेस्ट है, बट अगर आप उस चीज़ का यूज़ कर पाओ तो वो आपके लिए बेस्ट है। बाकी लाइब्रेरी तो जहाँ पे भी है, अगर आप यूज़ ही नहीं करोगे उस चीज़ का तो आपके किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अवे फ्रॉम सिटी क्राउड। तो जो सिटी क्राउड होता है ना, कि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है हमें, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। आपका बिल्कुल शांत सी जगह है,
आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। सिटी वाला जो सिटी का क्राउड है वो यहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। बात कर लेते हैं कि आपको पंतनगर क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे पहली चीज़, टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है आपको। टाइम मैनेजमेंट मतलब पूरा दिन आपको कॉलेज में रहना है, उसके बाद खुद का भी काम करना है और उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर भी एक्टिविटीज़ करनी है, सब कुछ करना है आपको टाइम मैनेज करके, ठीक है। अगर आप ऐसा रह जाओगे कि आप हॉस्टल में पड़े पड़े रह जाओगे तो फिर दोस्त आपके लिए ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं हो पाएंगी। अगर आप उस चीज़ का यूज़ ही नहीं कर पाओगे तो आपके लिए फिर किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। कितनी भी आपकी फैसिलिटीज़ मिल जाए, मतलब हर चीज़ आपको चम्मच में अगर दे दी जाए तो आप उस चीज़ की आदत आपको लग जाती है और आप उस चीज़ का जो वैल्यू है वो नहीं कर पाते हो। तो अगर आप उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे मत जाना, ठीक है। अगर आपको कुछ करना है एक्स्ट्रा करिकुलर में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, तो ही आप यहाँ पे जाओ, ठीक है। बट यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उसका मिसयूज़ मत करना। मिसयूज़ मतलब अगर मिल रही हैं तो यूज़ करो। कॉलेज टाइमिंग का एक इशू होता है। यहाँ पे मैंने 8 से 5 लिख रखा है, बट यहाँ पे ये वैरी करता है। कभी कभी आपकी क्लासेस 9 बजे से भी होती है। ओवरऑल आइडिया देखोगे तो 8 बजे से 5 बजे तक, बट ये वैरी होता है। बस 1 घंटे का यहाँ पे फ़र्क होता है। और बीच में आपका एक लंच ब्रेक रहता है आपको खाने के लिए दोपहर में 1 से 2 के बीच में। और अगर मान लो कभी क्लासेस ना हुए, बट होता नहीं है ऐसे जनरली, सिचुएशन की क्लास आपका ना हो, बट आपका 1 से 2 के बीच आपका लंच ब्रेक होता है, ये होता ही होता है। संडे का आपका ऑफ रहता है, हर जगह ऑफ रहता है, बट आप जो क्लास का टाइमिंग है ये आपका फिक्स रहता है। थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे होता है, किसी दिन मान लीजिए आपकी ज़्यादा क्लास हो गई, किसी दिन कम क्लास हो गई, वो शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे नीट वाले स्टूडेंट्स जाते हैं कि यहाँ पे हम प्रिपेयर कर लेंगे, तो दोस्त यहाँ पे आपकी 85% अटेंडेंस कंपलसरी रहती है। बट एक कंडीशन में, अगर आपकी वहाँ पे थोड़ी बहुत जान पहचान बन गई स्टूडेंट से और टीचर से, एक अच्छा इन्वायरमेंट आपने बना लिया वहाँ जाने के बाद, तो 75 फिर भी कंपलसरी है। अगर उससे कम गए तो आपको उस सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट में वो डिटेन कर देगा टीचर। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सब्जेक्ट में आपको वो डिटेन करता है। डिटेन का मतलब होता है कि आप उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो उस सेमेस्टर में, तो वो बहुत ख़राब कंडीशन हो जाती है। ऐसे ही आपने अगर बैक रखे 2-3 तो आपका डिग्री है उसमें पूरा लीपापोती हो जाती है। तो ये देख लेना, अगर आप में ऐसा नहीं है कैपेबिलिटीज़ कि हम नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और 85 अटेंडेंस परसेंट हमको मेंटेन करनी है, तो यहाँ पे दोस्त ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और सीजीपीए मेंटेन यहाँ पे आपको करना ही पड़ता है। अगर आप आईसीएआर से जा रहे हो तो सीजीपीए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ज़्यादा सीजीपीए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम यहाँ पे 8.5 या 9 आएंगे सीजीपीए, तो यहाँ पे इतनी सीजीपीए नहीं आती है। टॉपर की आप देखोगे तो 8.4 8.5 ही आती है। तो आप एवरेज देखोगे तो 8 तक, अगर 7.5 8 तक आ रही है तो यहाँ अच्छी सीजीपीए मानी जाती है। 6 से नीचे सीजीपीए यहाँ पे गई आपकी तो फिर आपको जितनी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं या स्पोर्ट्स के लिए जाना चाहते हो तो वो नहीं मिलती है। मतलब सीजीपीए कम आई तो एक्स्ट्रा करिकुलर में आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या एग्रीकल्चर के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम ऐसी भी आती है कि उनका सिलेक्शन तो हो जाता है। मान लीजिए अगर SC/ST वाले कैंडिडेट्स हुए तो उनको स्कॉलरशिप मिल गई यहाँ पे। अगर सीजीपीए इनकी कम आ गई किसी सेमेस्टर में या किसी सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो इनकी स्कॉलरशिप रोक दी जाती है। स्कॉलरशिप रोकने के बाद आपको जो फाइनेंशियल जो आपको मेंटेन करना वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो प्रिपेयर होके जाना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पे ना जाएं, क्योंकि हर जगह ही इंग्लिश में आपकी पढ़ाई होगी, बट प्रिपेयर होके आपको जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ऑब्वियस सी बात, अगर पढ़ाई हो रही है तो आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। और हिंदी से इंग्लिश में स्विच करना इतना मुश्किल नहीं है, बट आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। कम से कम यहाँ पे मैंने लिख रखा है, उसका मतलब होता है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, प्रैक्टिकल, एक्स्ट्रा करिकुलर, अगर इन सब में आप अपने हिसाब से चूज़ करो। अगर आपको ये नहीं चाहिए या ये नहीं चाहिए तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। अगर आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए या अगर आपको बस एक डिग्री चाहिए कम पैसे में, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो। इस यूनिवर्सिटी में मत जाओ, क्योंकि आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट मिलेगा, ओवरऑल स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्टडी, सब कुछ मिलेगा। अगर आप उन चीज़ों का यूज़ ही नहीं करोगे तो आपका फिर कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। बस आपके पास एक कॉलेज का नाम, एक डिग्री रहेगी। तो दूसरे कॉलेज से भी कर सकते हो कम टाइम दे के अपना। तो ये एक ओवरऑल आइडिया आप लगा के चलो। और होता क्या है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं आपका ईएलपी में थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। ईएलपी में भी यहाँ पे क्लासेस लगती हैं रेगुलरली, तो जो जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको इधर भी फोकस करना है और साथ में ईएलपी की क्लासेस भी लेनी है। तो क्या होता है कि
जो जेआरएफ का सिलेक्शन है थोड़ा सा रेट कम हो जाता है, सिलेक्शन होता है बाकायदा, यहाँ से भी होता है, अच्छे खासे नंबर के स्टूडेंट्स जाते हैं। बट एक होता है ना कि फाइनल ईयर में जब ईएलपी में स्टूडेंट्स को आप फ्री छोड़ देते हो तो ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ जेआरएफ पे रहता है और एग्ज़ाम पे रहता है उनका। लेकिन उनको यहाँ पे भी आप क्लासेस में आप टाइम जाता है, एक्चुअल में जाता है, जो कि मुझे वहाँ से ग्राउंड रियलिटी पता चला। लास्ट में बात आती है मेरे ओपिनियन की, तो क्या है कि ये मीडियम फीस कॉलेज आप बोल सकते हो, नॉर्मल फैमिली के लिए हाई फीस, बट एक मीडियम फीस कॉलेज विथ ऑल फैसिलिटीज़ जो कि एक कॉलेज में होनी चाहिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी बेस्ट कॉलेज इन इंडिया मैं रिकमेंड करता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो तो ज़रूर पढ़ना। एक बेस्ट कॉलेज इसको हम बोलते हैं इंडिया के अंदर, वो बेस्ट कॉलेज है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ 95% स्टूडेंट्स आईसीआर वाले, नीट वाले ही होते हैं जिनकी टॉप रैंकिंग आती है। एक दो तीन स्टूडेंट्स ही जो एग्रीकल्चर वाले गलती से यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिन्होंने ज़्यादा मेहनत कर ली होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहुंच पाते हैं एग्रीकल्चर वाले। बाकी जितने भी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे पहुंचते हैं, तो उनका ध्यान इतना इंटरेस्ट उनका नहीं लगता है। एक्चुअल रियलिटी है, उनका दिमाग बस मेडिकल एंट्रेंस क्रैक करने में लगता है। यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं फिर भी उनका दिमाग उसी में लग रहा होता है, मेडिकल एंट्रेंस क्रैक करने में। तो इस फैसिलिटी का वो मतलब उपयोग नहीं कर पाते हैं ओवरऑल, कि हमें इतनी लेवल की एजुकेशन मिल रही है। तो फर्स्ट ईयर में तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं आता है, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर तक, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में तो उनका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। और जो उत्तराखंड के भी स्टूडेंट्स हैं, जो 85% स्टूडेंट्स वहाँ के डोमिसाइल के हैं, उनका भी जो मेन इंटरेस्ट है मेडिकल ही रहता है। हर जगह ही मेडिकल रहता है, जितने भी एग्रीकल्चर में जाते हैं तो मेडिकल रहता है। तो इसलिए थोड़ा जो फर्स्ट ईयर में है वो उस चीज़ को बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरेस्ट जा पाता है। तो फर्स्ट ईयर में ये होता है, और बहुत हर जगह होता है, आपको हर जगह मिलेगा। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में थोड़ा सा कमी आती है तो पढ़ाने वाला भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ज़्यादा उनको मज़ा आता है पढ़ाने में और स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी। बाकी अगर आपको फॉलो करना है तो कृषि क्रांति 07 इस आईडी से आप फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे, तीनों ही जगह आप फॉलो कर सकते हैं कृषि क्रांति 07 से। बाकी सच्चिदानंद आपको मिल जाएगा, कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा, स्नैपचैट पे मिल जाएगा और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और इंस्टाग्राम पे कोई दिक्कत हो मैसेज कर देना, अगर इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो। लास्ट वाला जो वीडियो था नंबर 1 कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, तो इसको ज़रूर देख लेना, बहुत मस्त वीडियो है, 1 नंबर का वीडियो आपको मिलेगा। लास्ट में मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगा के रखी हैं उत्तराखंड के सुंदर सुंदर जगहों की, जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार और बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब अच्छी जगह है उत्तराखंड घूमने के हिसाब से। कभी मन किया तो जाना, मस्त। मैं अब तो जाऊंगा आराम से घूमने वूमने, फुल एंजॉयमेंट, ठीक है। श्रेयस बागरेचा को, जिन्होंने बहुत सारी अंदर की चीज़ें बताई, इनसाइट्स बताई। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का एम रखते हैं 500 लाइक्स का, आई होप बहुत जल्द आप कर दोगे। मिलते हैं किसी नए कॉलेज रिव्यू में, किसी नए कॉलेज के साथ, किसी नए यूनिवर्सिटी के साथ, किसी नए स्टेट के साथ, कुछ नई आपके लिए इनसाइट्स लेके। जो इनसाइट्स यहाँ पे रह गई हैं उनके लिए आप कमेंट्स में ज़रूर अपना रिव्यू देखिए, और क्या क्या आपको जानना चाहिए और क्या क्या आपके मन में क्वेश्चंस हैं किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।